नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिवपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर खूब हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो का उदाहरण देते हुए खुद को काला कौवा बता दिया। कि सुरेश धाकड़ गद्दार है, गद्दार है, नहीं करता है महाराज। हम लोग जब बच्चे होते थे तो हमारे काका काकी मौसा मौसी सिखाते थे दो चीजें। पहली चीज झूठ बोले, आगे काले कौवे से डरियो काला कौवा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी दौरा लगातार जारी है। इस दौरान वह बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सरोनिया के पक्ष में प्रचार के लिए दतिया के उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने पहले भगवान भास्कर के दर्शन किए और फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार नारियल और शैंपेन का मुद्दा फिर उठाया। शिवराज ने कहा कि मैं जब जनता को दंडवत प्रणाम करता हूं तो कांग्रेस को दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए बड़े वादे किए, 2 लाख का ऋण माफ करने का वादा किया, लेकिन किया कुछ नहीं। कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। पहले देखो जब कांग्रेस का राज था, पिट्टी से देश में जलाते थे, हर कोई आके बताता था। और उस समय के प्रधानमंत्री कांग्रेस के जमाने में खिड़की बांध कर बैठ जाते थे। ये नरेंद्र मोदी है, अगर चीन ने आकर दिखाई और भारत माता की तरफ आंख उठा के देखा तो उसके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन में फेंक दिया। हमारे वीर बहादुर। आगरमालवा में एक चुनावी सभा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के खिलाफ खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक इसलिए नहीं होता कि वो सरपंचों का शिकार करे, अगर शिकार करना है तो जंगल में जाओ। वहीं उन्होंने यादव समाज की धर्मशाला तोड़ने को लेकर भी मोहन यादव ने तीखा हमला बोला। तो आपको तो जीने का अधिकार भी नहीं, आप यहाँ रह कैसे रहो? आपका दुर्भाग्य है कि आप अगर सपना भी कैसे रहोगे, मैं विधायक बन जाऊंगा, जनता के बीच में चला जाऊंगा। जो जिस बात के लिए अगर आपने बताओ, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगा कि यादव समाज की धर्मशाला तोड़ने पहुंच गए। तुम्हारे बाप की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम ईंट मशीन लेके निकल पड़े। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर इस टाइप का उल्टा काम किया तो उज्जैन को लंका में नहीं है, पास में से सारे लोग दौड़ा दौड़ा आएंगे। अगर जिस प्रकार की घटना घट गई है, ये गया समय पुराना। अगर वर्तमान के दौर में अगर इस हिम्मत से अगर आप आते हो तो सरकार होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक, हम तो सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आगर में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा वो एक भी शख्स का नाम बता दें जिसका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ हो। वो कैसे होगी? 2 लाख रुपए कर्ज माफी का वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ आप सब लोग बैठे हैं, आप में से किसी एक का भी 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो तो हाथ खड़ा कर। मैं कमलनाथ जी को चुनौती देता हूं कि प्रदेश भर में एक भी व्यक्ति का वो नाम बता दे जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अशोकनगर के राजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां पार्टी प्रत्याशी आशा दोहरे के लिए लोगों से वोट की अपील की। कमलनाथ ने बाद में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर शोर से लग जाने की अपील की। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज गए, जिसको लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस को एक बुजुर्ग महिला से कमलनाथ की तारीफ करवाने का विचार उल्टा पड़ गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान पटवारी ने बुजुर्ग महिला को मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया
और कहा, यह हमारी दादी है। दादी, ईमानदारी से बताना, आपको हमारी सौगंध है, मैं आपका पोता हूं। कमलनाथ सरकार में क्या कमी थी? जिस पर दादी ने झट से जवाब दिया, बहुत कमियां थी। इस पर पटवारी ने कहा, जैसे दादी ने फिर बोल दिया, बहुत कमियां थी। सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ? बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी। कमलनाथ की सरकार में जैसे? बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ? बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी। कमलनाथ की सरकार में जैसे? बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत नहीं, ये जो तुलसीराम भैया चलते चुनाव में 5 साल का चुनाव हुआ था और बिक गए, तो ये काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ? नहीं, बुरा हुआ। कैसा रहा? बिकना चाहिए जनप्रतिनिधि को? काम करोगे तो पूछेगा, नहीं करोगे तो नहीं, जनप्रतिनिधि को बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? नहीं, बताओ आप। नहीं बिकना चाहिए। नहीं, आप बताओ। ईमानदारी, झूठ बोलोगी तो नहीं, उनको बोलने दो मन से। नहीं। इस मामले में बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि 15 महीने में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जनता को बेवकूफ बनाया है, ये उसी की आवाज है। अपने 15 महीनों के शासनकाल में जो गलतियां और पाप जनता से पूछ रहे थे, उसका जवाब मिलना शुरू भारतीय जनता पार्टी और जनता ने कर दिया। अब जीतू पटवारी जी ने मीडिया के सामने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा क्या गलती थी कमलनाथ सरकार की? अम्मा ने तपाक से जवाब दे दिया, एक नहीं बहुत सारी गलतियां थी, कई सारी गलती थी। कहां से शुरू करूं, कहां खत्म? जवाब मिल गया पटवारी जी? नहीं मिला हो तो जरा और जनता से पूछना शुरू कीजिए, नहीं तो जनता 10 नवंबर को जो परिणाम देगी 28 विधानसभा क्षेत्रों में, उसको समझ लीजिएगा। उपचुनाव की लड़ाई गद्दार, साधु और शैतान से होते हुए अब राक्षस पर आ गई है। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी पर इशारों में निशाना साधा और उन्हें कालनेमी कह डाला। रामसिया भारती ने कहा कि हनुमान जी की तरह इस बार संहार आपको करना है। रामायण में कालनेमी का मायावी राक्षस के रूप में उल्लेख है। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने कहा कि मुझे जिताइए और राम राज लाइए। आप लोगों ने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा, कालनेमी सुना था? कालनेमी को सुना था? वो था नहीं वैसा, केवल बना बनाया था नहीं। कालनेमी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ऐसे इन्होंने वहां से आकर के कालनेमी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए और हमें उनकी असलियत का, जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कालनेमी की पहचान की थी कि ये वास्तव में कालनेमी है। अच्छा एक बात बताओ, फिर हनुमान जी ने क्या दुर्दशा की थी कालनेमी की? आप लोगों का बल चाहिए और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि एक प्रकार से नहीं, हमारे बड़ा मलहरा की जनता 3 प्रकार से सुखी रहेगी। रामचरितमानस में कहा, दैविक भौतिक ताता और राम राज्य का हो नहीं जाता। राम राज आएगा, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं काम करूंगी और बेटियां हमेशा अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं देखती हैं, कभी भी नहीं देखती हैं। मैं भी कभी आंसू नहीं देखूंगी। मैं आप लोगों को कभी नहीं रुलाऊंगी। जितनी मुझसे सेवा बन सकेगी मैं भरसक प्रयास करूंगी पूरा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती के राक्षस वाले बयान पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पलटवार किया है। प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि चुनाव में आज सभी बाबा बने घूम रहे हैं। ऐसे मैं बार बार कहता हूँ कि भगवा पहनने से भी संत नहीं हो जाते। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं, सब संत थोड़ी है, सब साधु थोड़ी है। बीजेपी सांसद महेंद्र सोलंकी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल को कांग्रेस ने मारा है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें सुनियोजित तरीके से मारा। नहीं कर सके और बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहने में आता है कि गांव गरीब मजदूर किसान और दलित शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ते हुए हमारे भाई आदरणीय मनोहर ऊंटवाल जी शहीद हो गए। वो बीमारी से नहीं गए, उनका सुनियोजित तरीके से कांग्रेस की सरकार ने उनको मारा है।
कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी सांसद के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बयान की जांच कराए। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। जनता पार्टी के सांसद का बयान न केवल दुराग्रहपूर्ण है बल्कि घिनौना है और इस बात की ओर संकेत करता है कि ये ऊंटबाल जी जैसे सरल आदमी की नैसर्गिक और प्राकृतिक मृत्यु को भी विवादास्पद अपनी वोटों के फायदे के लिए बनाना चाहते हैं। सरकार से कोई इस बयान की संज्ञान लेना चाहिए और इन्हें जो है उनकी जांच बिठाएं और इनके बयान करवाएं सांसद महोदय के, अन्यथा कांग्रेस पार्टी जो है इनके खिलाफ जो है इस झूठे बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग घिनौनी हरकतों पर उतर रहे हैं कि किसी राजनेता की प्राकृतिक मृत्यु को भी वो केवल अपने निजी फायदे के लिए उसको विवादास्पद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिन लोगों की अस्पताल में मृत्यु हुई है उन्हें शहीद बताना शहादत का अपमान है और ऐसे लोग उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवन और सामुदायिक परिसरों का लोकार्पण किया। 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण सीएम ने किया है। लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचों सरपंचों से बातचीत की। पंच परमेश्वर की राशि के बारे में पंचों ने कहा कि उनकी सरकार वापस आने पर फिर से राशि मिलना शुरू हो जाएगी। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण कर देंगी। इस योजना के तहत 6 राज्यों के 763 गांव के लोगों को फिलहाल फायदा होगा। मध्य प्रदेश के 44 गांव को इस योजना में शामिल किया गया है। संपत्ति कार्ड के वितरण के बाद पीएम ने लोगों से भी बात की है। डिंडौरी के रखने वाले किसान दशरथ सिंह मरावी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। कागज मिल गए दशरथ जी? जी सर। क्या कभी सोचा था कि आपको भी इस प्रकार से सरकारी एक दस्तावेज आपके हाथ में होगा, बड़े शान से खड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं हमारे सभी खुश हुए हैं सर। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उपचुनाव में प्रत्याशी जनता को लुभाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। मंदसौर के सुबासरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार भी गोबर का लेपन करके मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश पाटीदार का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गोबर की लिपाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंप्यूटर बाबा ग्वालियर में साधु संतों के साथ कबड्डी खेलते नजर आए। कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर ग्वालियर पहुंचे। वहीं कंप्यूटर बाबा ने कबड्डी के बहाने चुनाव में खड़े सिंधिया को सबक सिखाने का दांव खेला और दावा भी किया है। दांव तैयार कर रहे हैं
और जनता चूंकि हमारे साथ है, जनता को समझ में आ गया है ये गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारी की है, हमारी वोट को बेचा है और 25, 35, 50, 60 करोड़ में बेचा। खासगी ट्रस्ट की संपत्तियां राज्य सरकार अपने अधीन लेती जा रही है, लेकिन पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि सरकार इन संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार की मदद ले, क्योंकि संपत्तियां देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। साथ ही इनकी सुरक्षा, देखरेख और वहां चलने वाली गतिविधियों के संचालन के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए और बनानी पड़ेगी भी। 2012 में मैंने उठाया था और मेरा इसमें ऐसा कुछ नहीं कि किसी को सजा हो क्या हो नहीं। उन्होंने भी 60+ सालों साल संभाला है, मगर उस समय जब कुशावर्त घाट बिका तब जरूर मैंने तुरंत पत्र लिखा था, कलेक्टर को भी बोला था। मुख्यमंत्री तब शिवराज सिंह जी थे, परसों उनको याद भी आया, मुझे लगा उनको याद है कि नहीं, वो बोले ताई आपने पत्र लिखा था और मुझे अच्छा लगा कि कोर्ट के जजमेंट में भी नाम आया। तो अहिल्याबाई तो मेरे और आप सबकी है, केवल मेरी दिल की बात है ऐसा मैं नहीं मानती, हम सब अहिल्या भक्त हैं। उन्होंने जो काम करके रखा वो समेटना भी आसान काम नहीं है पूरे हिंदुस्तान। मैंने अभी एक मुख्यमंत्री को इसलिए पत्र लिखा, अभी तो चुनाव चल रहा है, मगर मैं मानती हूँ केंद्र सरकार की भी इसमें मदद लेना पड़ेगी। कोई विधानसभा में नियम बनाना पड़ेगा, उसका कानून बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा बड़े ट्रस्ट के रूप में हमेशा को उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो कहाँ हिंदू। रीवा में एक बार फिर से सीमेंट की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। चाकघाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सीमेंट से भरे हुए ट्रक को पकड़ लिया है। ट्रक में 500 बोरी नकली सीमेंट भरी हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। आज सुबह एक ट्रक को पकड़ा गया जिसमें नकली सीमेंट होने की मुद्दे से सूचना दी गई थी और जब ट्रक को रुकवाया गया उसकी जानकारी ली गई तो उनके पास में वैधानिक पेपर नहीं थे और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास में नकली सीमेंट है और इसमें एक ट्रक जब्त किया गया है जिसमें 500 बोरी नकली सीमेंट थी और इसमें 2 आरोपियों को अभी वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। आदिवासी बहुल जिला मंडला में मानव तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। मानव तस्कर मंडला से 12 लड़कियों को खरीदकर सिलाई कढ़ाई कराने के बहाने हाथरस के रास्ते दिल्ली ले जा रहे थे। इस बात का सनसनीखेज खुलासा हाथरस में मिली नाबालिग लड़की ने किया है। लड़की के मुताबिक गांव में कार में सवार व्यक्तियों ने उनके परिजनों को पैसा देकर उन सबको खरीद लिया। 12 लड़कियों को यूपी के किसी अज्ञात जगह पर 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। जब लड़कियों को असलियत का पता चला तो वो किसी तरह वहां से भाग निकली। उन्हीं में से एक लड़की हाथरस बस स्टैंड पर मिली। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पीड़ित लड़की को बिना मेडिकल कराए हाथरस चाइल्ड लाइन में भेज दिया गया। पुलिस ने लड़की के परिजन से संपर्क कर उसे हाथरस बुलाया है। कौन सा स्टेट पड़ता है? मंडला जिला। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो यहाँ हाथरस में कैसे आ गई आप? हमको लाए हैं यहाँ पे। कौन लाया? हमको नाम मालूम नहीं है, हम बोले तो चेहरा बांध लिए थे। अच्छा, किस चीज क्यों लाए थे? यहाँ पे कपड़ा सिलना मशीन सीखना इसका के लाए थे। अच्छा, फिर क्या कराते थे यहाँ पे? ला के कमरा में बंद कर दिए हम लोग खिड़की से। कितनी लड़कियाँ थी? 12। तो किस जगह कोई पता है आपको? नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। वहाँ से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ ला के धान दिए बेच रहे करके हम लोग सब लड़की वहाँ से कूद के चले गए। अच्छा, कितनी लड़कियाँ थी आपके साथ? 12। तो 12 लड़कियाँ भी हैं या चली गई? सब लोग चले गए। चले गए? कहाँ गई हैं सब? पता नहीं, अलग अलग हो गए सब लोग। अलग अलग हो गए। कितना समय हो गया आपके? एक ही जगह नहीं थी। कितना समय हो गया? नहीं, हम तो 3 दिन हो गए निकले गए वहाँ से। 3 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ की रहने वाली? डोंगरगांव जिला मंडला। नहीं, चेहरा बांध लिए। तो वहाँ से कैसे आए आप? किसने भेजा आपको वहाँ से? घर वाले ने। हाँ, क्या बोला था? अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पैसा का लालच है। उधर मंडला के एसपी ने कहा कि वे इस मामले में हाथरस एसपी के लगातार संपर्क में हैं। पुलिस की एक टीम
हाथरस भेजी जा रही है। एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है। वहाँ पे है तो महिला अधिकारी के सामने उसके क्या स्टेटमेंट होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने क्या स्टेटमेंट होते हैं, उसके माता पिता वहाँ पहुँचने के बाद क्या बातें बताते हैं और जो हमारी टीम यहाँ से पहुँचेगी वहाँ से क्या तथ्य निकल के आते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पे जिस क्षेत्र की जानकारी लगी है जहाँ की लड़की होना पाया गया है तो हमने वहाँ भी अपनी टीम भेजी है कि क्या और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में यहाँ से गई हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या तथ्य निकल के आते हैं उस हिसाब से हम आगे इसमें बता पाएंगे और आगे की कार्रवाई होगी। जो हमने अभी तक पता किया कि पिछले हफ्ते 10 दिन में 363 की या इस तरह की कोई भी रिपोर्ट उस थाना क्षेत्र में नहीं है, लेकिन तब भी हम अपने लेवल से पता कर रहे हैं कि वहां से यदि ऐसी कोई लड़कियां या महिलाएं वहां से गई हैं बाहर तो उसकी जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं। अभी एमपी में कोरोना से जंग लगातार जारी है। आज मध्य प्रदेश में 1575 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से आज 25 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में 1985 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक कोरोना से 2624 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 15,177 एक्टिव मामले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज 2114 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 231 नए मरीज मिले हैं। 1801 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 27,348 एक्टिव केस हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि खबरें लगातार जारी हैं।